सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। देखिए आज जो हम यहाँ पर बात करेंगे देखेंगे पेपर का कठिनाई स्तर क्या था, कट ऑफ क्या रहने वाली है, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी जो आपकी 2021 में आई थी तो वो आपकी थंबनेल से ही पता चल गया था। दूसरा आपको ये भी पता है कि जो एग्जाम ये हुआ था इसमें काफी कम उपस्थिति रही। अगर यहाँ फीमेल की बात करें, हम केवल कॉमर्स की बात करें मतलब 9 मई की, तो यहाँ पर जो रही है तो वो आयोग ने जो दिया है वो दिया है आपका परसेंटेज 34.89% महिलाओं की उपस्थिति रही है। और वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो वो 42.26% रही है। अगर देखें तो यहाँ ये तो देखिए टोटल का बताया गया है कि जो 9 मई में एग्जाम हुए थे, लेकिन अगर हम कॉमर्स की बात करें, हम किसकी बात करें, केवल कॉमर्स की बात करें, तो कॉमर्स में क्या था, हम जिस सेंटर पे थे उसके हर एक बच्चे से मतलब हर रूम के कोशिश किया कि हर रूम के बच्चे से बात हो। तो वहां पर जो जितने भी रूम थे उसमें क्या था कि उसमें जो उपस्थिति थी वो 24 में से, एक रूम में 24 बैठने थे, लेकिन वहां पर क्या थे कि जो भी थे 8 से नीचे ही नीचे थे। तो यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल होने वाला है उनके लिए जिन्होंने परीक्षा दिया है। तो कट ऑफ कम जा सकती है इसी बेसिस पर। कॉमर्स की बात मैं कर रहा हूँ, वैसे कॉमर्स में वैकेंसी कम है तो यहाँ पर लगता है कि थोड़ी ऊंची भी जा सकती है। तो अगर यहाँ पे बात करें कि कट ऑफ क्या रह सकती है हमारी इस बार की, तो पहले मैं कट ऑफ ही बता देता हूँ, क्योंकि जो केवल कट ऑफ देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, उसके बाद हम पेपर को एनालिसिस करेंगे। तो संभावना ये जताई जा रही है कट ऑफ रहने की। अगर बात करें पहले कैटेगरी अनरिजर्व की, पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ की संभावना है वो ये बताई जा रही है कि इस बार 108 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। अगर बात करें साथ में आपकी ओबीसी की, अगर बात करें आपकी साथ में ओबीसी, तो ओबीसी कैटेगरी में क्योंकि ओबीसी कैटेगरी की यहाँ बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 104 के करीब यहाँ पर आपकी रहनी है कट ऑफ। और अगर एससी की बात करें तो ये आपकी कट ऑफ 100 के आसपास होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 100 तो चाहिए ही, अगर आपको क्यों, क्योंकि देखिए वैकेंसी यहाँ पर ज्यादा नहीं है, वैकेंसी यहाँ कम है। मैं झूठी जो तसल्ली नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि अभी आपके पास एक मौका और भी है, वो मौका है आपका टीजीटी का। आपको यहाँ पर एक अंदाजा लग गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपने देखा क्वेश्चंस वही थे, लेकिन क्या था, क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इससे एक आपको आइडिया लग चुका है कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। लेकिन 100% नहीं कह सकते, ऐसा भी हो जाता है कि आगे जो पूछे जाएं वो क्वेश्चंस अलग तरह के पूछे जाएं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी यहाँ पर लगे हैं कितने, 20%, उनको भी पढ़ना जरूरी है। वैसे हमने यहाँ पर मैराथन आ चुकी है हमारी ऑडिटिंग के लिए। ऑडिटिंग की आप मैराथन जरूर देखें, क्योंकि देखिए ऑडिटिंग, अब पहले क्या था, टैक्स था पीजीटी में, और अब क्या है, ऑडिटिंग है टीजीटी में। अब की बार आपको ऑडिटिंग पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पहले भी था अब भी है। और कुछ चैप्टर जैसे कि किराया क्रय पद्धति, हायर परचेज सिस्टम, और आपका रॉयल्टी और प्रभाग क्रय पद्धति, ये तीनों चैप्टर भी आपको ग्रेजुएशन से करने पड़ेंगे, बिल्कुल हम कराएंगे इनको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखते हैं पेपर का एनालिसिस। तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन बुकलेट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी सीरीज ये थी 31910238 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस पेपर में क्वेश्चन सेम ही थे, बस क्या हो सकता है, सीक्वेंस अलग अलग है। तो ये आपका पेपर था, आपके 425 मैक्सिमम मार्क्स थे। आपको ये भी पता है कि इसमें 25 मार्क्स होते हैं आपके स्पेशल क्वालिफिकेशन के, और यहाँ पर 50 मार्क्स होते हैं आपके इंटरव्यू के। टोटल आपका 500 में से आपका एग्जाम यहाँ पर आना है, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये आपको क्लियर है। और यहाँ पर सरी आपकी जो 500 में से कैसे आए थे ये 500, 425 का आपका ये एग्जाम हो गया था, और 50 के यहाँ पर आपका इंटरव्यू, और 25 मार्क्स के आपका स्पेशल क्वालिफिकेशन, जैसे किसी ने बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, या फिर पीएचडी किया हुआ है। लेकिन एक बात याद रखें, आपको यहाँ मैक्सिमम, ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने पीएचडी भी किया हुआ है, नेट भी किया हुआ है, बीएड भी किया हुआ है, एमएड भी किया हुआ है तो सबको मार्क्स मिलेंगे, नहीं। जो मैक्सिमम
जिसके मैक्सिमम वेटेज मिल रहा है वो एक एक ही चीज़ का यहाँ पर आपको फ़ायदा होने वाला है, ये नहीं कि सब पर अलग-अलग मार्क्स मिलेंगे। 2 घंटे का आपके पास समय था और एक क्वेश्चन्स यहाँ टोटल क्वेश्चन 125 के थे। क्वेश्चन कितने के थे आपके? 125 टोटल क्वेश्चंस थे। अब 125 में आपका एक क्वेश्चंस जो है वो आपका 3.4 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग कोई थी नहीं। तो अब देख लेते हैं आगे यहाँ पर कि आपका क्वेश्चंस शुरू करते हैं और यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान अर्जित आय के लिए निर्धारित वर्ष होगा। तो निर्धारित वर्ष क्या होगा यहाँ देखिए, ये किसके लिए पूछ रहा है? 24-25 के लिए। तो निर्धारित वर्ष क्या होगा 24-25 के लिए? 25-26 होगा, मतलब आगे उसका कर का निर्धारण होगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, एक संगठन में प्रबंध पंक्ति के प्रबंध का कार्य का प्रबंध करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज घुमा दी है, क्योंकि यहाँ कहा है प्रथम पंक्ति में, मतलब जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं उनका मैनेज कौन करता है? फर्स्ट लाइन मैनेजर का मैनेज कौन करता है? तो भाई सीधी बात है, वो अपना मैनेज खुद ही करेंगे, अपना मैनेजमेंट वो खुद ही देखेंगे। लेकिन यहाँ जो ये कहना चाह रहा है, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि इनका जो इनके द्वारा बताया गया काम होता है उसको कौन करता है? तो वो कौन करता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट करता है। बाकी देखते हैं आयोग इसमें कौन सा आंसर देता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ह्रासमान प्रतिफल नियम तब लागू होता है जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई, कब अप्लाई होता है? तो ये अप्लाई होता है जब जो आपका निवेश होता है, एक निवेश को बढ़ाया जाता है लेकिन अन्य जो होता है वो स्थिर रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर तो खैर बात करने की नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि सभी को पता है सांख्यिकी क्या होती है। सांख्यिकी तथ्यों और तथ्यों का निष्कर्षण करती है, तो ये तो सीधा था, यहीं से वैसे पता चल जाता आपको ऑप्शन से ही। ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये भी मैच कर रहे हैं, इन दोनों में आपको देखना था। आप इसको एक तरह से एलिगेशन भी यहाँ लगा सकते थे। तो यहाँ आपको ये भी दिया हुआ है कि जो कच्चे माल को, यहाँ तैयार वो लिखा होता लेकिन लिखा नहीं गया है, कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो उत्पादन कहलाती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, कर निर्धारण वर्ष से क्या तात्पर्य होता? अभी तो बात हुई थी इसकी। उस साल से होता है पिछले वर्ष में, पिछले वर्ष के बाद का वर्ष आय पर कर लगाया जाता है, तो कर निर्धारण वर्ष होता है जो साल चल रहा है उससे पीछे वाला। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ऋण पत्र ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो आपने देखा होगा जब डिबेंचर लिखा जाता है तो डिबेंचर के आगे हमेशा ये लिखा जाता है 9% डिबेंचर, 6% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। तो ये 12% डिबेंचर जो होते हैं ये क्या बताता है? ये बताता है कि इस डिबेंचर पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ये पहले से ही प्रीफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स होता है मतलब पूर्व निर्धारित होता है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर सुधांशु की बात करें तो सुधांशु के बारे में यहाँ कहा गया है कि सुधांशु जो है एक एक्टिव पार्टनर है और साथ में इन अ फर्म विच अनलिमिटेड लाइबिलिटी, फर्म भी कैसी है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है, चाहे आप रजिस्ट्रेशन कराएं चाहे रजिस्ट्रेशन आप ना कराएं, चाहे रजिस्ट्रेशन आप कराएं ऑप्शनल है, चाहे रजिस्ट्रेशन ना कराएं। और साथ में ये भी दिया हुआ है कि यहाँ अगर मैनेजमेंट के राइट की बात करें तो पहला क्या था? रजिस्ट्रेशन आप कराएं या ना कराएं। और मैनेजमेंट राइट्स, मैनेजमेंट को राइट भी होते हैं किसके? एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर्स डेथ इंसॉल्वेंसी, उनको राइट होता है कि अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है या पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो आप अपने पार्टनरशिप को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर किस तरह की पार्टनरशिप की बात की जा रही है? तो देखिए, पर्टिकुलर पार्टनर होगी किसी विशेष काम के लिए पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात की गई है, ये भी नहीं होगी। पार्टनरशिप एट विल, तो पार्टनरशिप एट विल होती है कि आप अपनी इच्छा से कभी भी पार्टनरशिप को एक नोटिस देकर छोड़कर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया है कि विल के बारे में बात की गई, तो ये केवल जनरल पार्टनरशिप की बात हो रही है। आगे देखते हैं, नियंत्रण किया जाता है। तो देखिए, नियंत्रण तो सभी स्तर पर किया जाता है। मैनेजमेंट के कोई भी स्तर हो उस पर सभी पर नियंत्रण किया जाता है। और ये देखिए दोनों ही, अगर यहाँ इन क्वेश्चंस की बात करें तो 11th और 12th में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी बुक में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 7 भी ऐसा ही है और ये 8 भी ऐसा ही है। अगर बात करें ये 6 भी ऐसा ही है, तो यहाँ पर ये 11-12 से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ, टैक्स के थोड़े से यहाँ कह सकते हैं कि टैक्स आपका 11-12 में नहीं आता, ये आपका
ग्रेजुएशन में पहुंच जाता है। आगे बात करें नियंत्रण की, हमने बता दिया नियंत्रण कहाँ किया जाता है, सभी लेवल पर नियंत्रण किया जाता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 9 की बात करें तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करेंगे आप इसका फॉर्मूला लगाकर हेल से योजना, तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा 140, यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा इसका फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। प्रक्रिया लागत विधि में अगर चरणों को क्रम से लगाया जाए तो देखिए सबसे पहले जो इसमें चरण आता है वो आपका व्यय को अभिलेखित किया जाता है, मतलब रिकॉर्ड किए जाते हैं एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं आउटपुट की, आउटपुट क्या रही, और देन उसके बाद होता है आपका मेजर द कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाती है, और फाइनली लास्ट में प्रिपरेशन की जाती है रिपोर्ट। रिपोर्ट तो आप याद रखें, रिपोर्ट तो लास्ट में ही तैयार की जाती है, तो इससे ऑप्शन आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आधार वर्ष को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है, तो आधार वर्ष को किस रूप में जाना जाता है, को रेफरेंस वर्ष या फिर इसको हम संदर्भ वर्ष कहते हैं, कि किसके बेसिस पर हम, आधार मतलब किस बेसिस पर, कौन से ईयर को बेस मानकर हम यहाँ पर टैक्स की गणना कर रहे हैं। एक अधिनियम वक्र पर प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर होती है सामान्य रूप से क्या होती है वो, तो वो क्या होती है यहाँ पर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका वक्र पर नीचे जाने पर वह घटती है, डिमिनिशिंग होती है, वन मूव डाउन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रमेश का आचरण दूसरों को यह मानने के लिए प्रेरित करता है, मतलब प्रेरित तो नहीं पर हाँ ये विश्वास दिलाता है उनको कि वह एबीसी एसोसिएट्स का एक साझेदार है। पहचाने कि वह किस प्रकार का साझेदार है। तो देखिए एक साझेदार होता है स्लीपिंग, ये तो मैनेजमेंट में हिस्सा ही नहीं लेता है और इसके बारे की यहाँ बात भी नहीं हो रही है। अगर बात करें तो एक होता है आपका नॉमिनल पार्टनर, एक होता है आपका नॉमिनल पार्टनर होता है। अच्छा नॉमिनल पार्टनर की अगर यहाँ बात की जाए तो जो नॉमिनल पार्टनर यहाँ पर होता है, नॉमिनल पार्टनर, तो नॉमिनल पार्टनर के दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका नॉमिनल बाय स्टॉपल, और एक होता है नॉमिनल बाय होल्डिंग आउट, नॉमिनल बाय होल्डिंग आउट। तो होल्डिंग आउट में क्या है, देखिए अगर कोई पार्टनर किसी मान लेते हैं मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए के नाम को और बी सी दो पार्टनर हैं, ये जाते हैं लोन लेने, और वे कहते हैं कि ये पार्टनर है हमारा ए, और ए ये मना नहीं करता है बैंक के सामने कि हाँ मैं पार्टनर नहीं हूँ, तो इसका मतलब ए भी पार्टनर मान लिया जाता है, तो इसको बोलेंगे नॉमिनल बाय होल्डिंग आउट। वो नहीं कह रहा, लेकिन जब दूसरे बता रहे हैं ये पार्टनर है तो वो कुछ नहीं कह रहा, मना नहीं कर रहा, ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा इस पर, तो ये होता है नॉमिनल बाय होल्डिंग आउट। और एक होता है नॉमिनल बाय स्टॉपल, ये क्या होता है, जब वो अपना ऐसा आचरण करे, ऐसा एक्ट करे, ऐसा कार्य करे कि जिससे ये प्रतीत होता हो कि हाँ भाई ये भी इस फर्म में पार्टनर है, तो इसको बोलते हैं नॉमिनल बाय स्टॉपल। तो यहाँ पर वही है कि वो अपने आचरण से दूसरों को बता रहा है, अपने एक्ट से बता रहा है कि ये क्या है, स्टॉपल है, और ये भी आपका 11वीं क्लास से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ग्रामीण कृषि भूमि की बिक्री पर लाभ इस प्रकार है। तो जो ग्रामीण कृषि की भूमि की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लाभ होता है वो किस प्रकार का होता है, तो इसको क्या माने जाते हैं, वह कर योग्य नहीं होता, क्योंकि यह ग्रामीण भूमि पर कृषि भूमि को पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता है। जो ग्रामीण भूमि है, जो आपकी ग्रामीण भूमि है उसको पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। लागत लेखांकन के उद्देश्यों का सही क्रम लगाएं, तो यहाँ पर जो सही क्रम होता है लागत का वो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर लागत की प्रतीति ली जाती है या नियंत्रण किया जाता है या कमी आती है। देखिए नियंत्रण तो पहले सीधा हो नहीं सकता, सीधी बात तो ये कि नियंत्रण पहले नहीं हो सकता। तो लागत के देखिए ये अपनी सबसे पहले लागत की प्रतिलिपि की बात होती है, उसके बाद लागत नियंत्रण की जाती है, उसमें कमी लाई जाती है नियंत्रण करके, और फाइनली फिर निर्णय लेना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन अपने आप ही यहाँ पर सही बैठे हुए हैं, ए बी सी इसका सही ऑप्शन होगा ए बी सी डी सबसे पहले आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक ऊंची संरचना में होती है, तो ऊंची संरचना में क्या होता है, अ टॉल स्ट्रक्चर हैज, तो उसमें देखिए जब वो ऊंचा संरचना है तो लंबा संरचना है, स्ट्रक्चर की बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के, तो यहाँ पर वो कैसी होती है, अ नैरो स्पाम ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पाम कैसा होता है, ये इसका ऑप्शन भी सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मांग और आपूर्ति सिद्धांत मुख्य रूप से व्यवसाय की सहायता करता है, तो उपभोक्ता व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने में सार्वजनिक किसकी बात है, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी जो होती है वो क्या हेल्प करती है, बिजनेसमैन की मेनली क्या करती है,
बात यहाँ पर मेनली की आ रही है कि मेनली क्या करती है। फोरकास्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में फोरकास्टिंग हो जाती है, या एनालाइजिंग हो जाता है पब्लिक डेब्ट, या एस्टिमेटिंग कर लेते हैं टैक्स को, या फिर मेजरिंग करते हैं जीडीपी को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। यहाँ पर कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत लागत की अवधारणा निकटतम से संबंधित होती है। तो अगर हम यहाँ कौन से मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो क्लोजली रिलेटेड किससे होती है। तो ये जो क्लोजली रिलेटेड होती है, तो ये क्लोजली रिलेटेड रिलेटेड होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट से। ये कौन सी कॉस्ट से होती है? वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड होती है। डी आपका ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। निजी पूर्वाग्रह निम्नलिखित में से संभव होते हैं। पर्सनल बाइस इज पॉसिबल अंडर। तो ये जो पर्सनल बाइस पॉसिबल होते हैं, ये किससे होते हैं? ये होते हैं परपोजिव सैंपलिंग से। ठीक है। सो उद्देश्य प्रतिचयन से ये संभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुबंध लागत निर्धारण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध लागत निर्धारण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह कार्य लागत निर्धारण के सदृश होते हैं, यह परिव्यय की उपेक्षा करता है, इसका उपयोग मानकीकृत उत्पादकों के लिए किया जाता है, यह वृत्त अनावर्ती दीर्घकालिक अनुबंधों से संबंधित है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, यह वृत्त अनिवर्ती दीर्घकालिक अनुबंधों से संबंधित होती है। क्या? अनुबंध लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2000 शेयरों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन आवेदन जो आ जाते हैं वो 3000 आवेदन आ जाते हैं। 3000 आवेदन में भी क्या होता है कि 2400 को, जो 2400 शेयर हैं एप्लीकेशन है, उनको तो शेयर दे दिए जाते हैं, बाकी को वापस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रोरेटा है। अब कोई राम नाम का बंदा है, उसके पास 40 शेयर हैं, 40 शेयर तो उसके पास हैं। तो पूछा ये गया है कि बताइए उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 40 को निकालना है। तो आप इसको किस तरह से करेंगे? इसको सोल्व करेंगे कि मांगे कितने गए हैं 2000, मांगे 3000, आ गए हैं 2400 शेयर इशू करने हैं। नहीं नहीं, 2400 आ गए, 2000 शेयर इशू करने हैं। तो आप क्या करेंगे 24 को, 24 किसकी जगह है, शेयर कितने हैं 2000 की जगह। तो 2000 से डिवाइड कीजिए और 2400 की मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 48 शेयर यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने काफी कराए हैं, लेकिन हमें बस वही हैबिट नहीं है कि हम यहाँ पर आपको बस पेपर लें और ये बताते रहे देखिए ये भी मेरा क्वेश्चन आया है, ये भी मेरा क्वेश्चन आया है। नहीं, जिसने हमारी वीडियो देखी है, जिसने हमारी क्लास ली है, उसे पता है कि कितना हमारा आया है और कितना हमारा नहीं आया। ऐसा कोई चैनल नहीं होता है जिसका 100% पेपर लगता हो, ऐसा कोई नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जो हमारी वीडियो को देखते हैं, हमारी क्लास लेते हैं, उन्हें पता है कि हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ पे लग रहे हैं। हमने टॉपिक वाइज यहाँ पर सब कुछ कराया हुआ है। आप हमारी इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज दी हैं। औद्योगिक प्रदूषण को बाजार की विफलता का एक रूप माना जाता है, क्योंकि इससे उपभोक्ता अधिशेष बचता है, या यह हरित प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहित करती है। अब आप देखिए, औद्योगिक प्रदूषण को बाजार की विफलता माना जाता है, तो का एक रूप मापा जाता है, विफलता का एक रूप मापा जाता है, क्योंकि अब इससे क्या होगा? आप बताइए कि हरित प्रौद्योगिकी नवाचार में प्रोत्साहित करेगा? ये तो हो ही नहीं सकता। ये प्रोत्साहित कहाँ करेगा? ये प्रोत्साहित नहीं करेगा। तो ये प्रोत्साहित नहीं करेगा। यह क्या करता है? इससे तो क्या हो जाता है, और बाहरी लागतें उत्पन्न हो जाती हैं जो बाजार की कीमतों में प्रतिबिंबित नहीं होती। ये एक ऐसी लागत बढ़ जाती है जो दिखाई भी नहीं देती इस पोल्यूशन की। ये क्वेश्चन छूट गया था, इसको भी देख लीजिए। समनुदेशित कर्तव्य को ठीक से पूरा करने के लिए एक अधीनस्थ का दायित्व इस रूप में जाना जाता है। क्या? प्राधिकार, ऑथोरिटी के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, डेलीगेशन के लिए, या अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो सही ऑप्शन जो होगा यहाँ पर वो होगा आपका ऑप्शन ए, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है, मतलब दायित्व सही आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका पूरक वस्तुओं की प्रतिलोच होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर इलास्टिसिटी की बात करें कंप्लीमेंट्री गुड्स की, तो वो कैसी होती है? तो वो होती है आपकी ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। कैसी होती है? वो नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। निमग्र लागतें होती हैं।
जो आपकी संक कोस्ट होती हैं, अगर उनकी बात करें, तो संक कोस्ट जो होती है निर्णय लेने के लिए अप्रासंगिक होती हैं। तो निर्णय लेने के लिए ये अप्रासंगिक होती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। साझेदारी फर्म में घटनाओं के सही क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो साझेदारी में क्या होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी आपका 11th 12th से ही लिया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ जो ऑप्शन आने वाला है वो आपका होगा ए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। ए में क्या हो रहा है? पहले सी लाभ हानि तैयार किया जाता है, उसके बाद बी लाभ और हानि का विनियोग लेखा तैयार किया जाता है, उसके बाद ए साझेदार के पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं, लास्ट में तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? बात हो रही है यहाँ इकोनॉमिक एग्जामिनेशन फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। देखिए एज अ होल से आपने याद करा होगा, आपने यहाँ पर आपने देखा होगा कि 11th 12th से लिया गया है एज अ होल, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आंकड़ों के समुच्चय को क्या कहा जाता है? तो देखिए आंकड़ों के समुच्चय की बात कर रहे हैं यहाँ, तो उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे कलेक्शन ऑफ उसको कहेंगे हम स्टेटिक्स। स्टेटिक्स क्या करती है? एग्रीगेट डेटा इज कॉल्ड। तो एग्रीगेट डेटा जो होता है इसको भी हम क्या कहते हैं? स्टेटिक्स ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध पदानुक्रम के शीर्ष पर निर्णय कार्य के संकेंद्र को कहा जाता है? सेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन? तो सही आंसर तो आपका सेंट्रलाइजेशन ही होगा। एक अनुबंध में एक वृद्धि खंड का उपयोग निम्नलिखित में से के लिए किया जाता है? तो ये लागत वृद्धि में ठेकेदार की सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर अगर आप इनको व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले जो आएगा यहाँ पर सबसे पहले ए आएगा, सबसे पहले ए आएगा। ए यहाँ तीनों में आ रहा है, उसके बाद क्या आएगा? सी आएगा और बी डी, मतलब ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। एक व्यवसायिक संगठन के प्राथमिक उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह से निम्नवत परिभाषित किया जाता है। मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन का समन्वय करना, विशेष रूप से सावधिक दायित्व को पूरा करना, अल्पकालिक लाभों को अधिकतम करना, केवल रोजगार के अवसर उत्पादन करना। तो व्यवसायिक संगठन के जो प्राथमिक उद्देश्य हैं वो यहाँ पूछा गया है, तो वे होते हैं मानव आवश्यकताओं को पूरा करना और उनके संसाधनों का समन्वय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों के विकास को अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो अगर इसको अनुक्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे जो पहले आएगा यहाँ पर तो आपका डी आ जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंध। इसका मतलब डी यहाँ पर, डी कहाँ आ रहा है? डी केवल यहीं पर ही डी में आ रहा है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। साझेदारी विलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अनुबंध लागत निर्धारण में कार्य प्रमाणित निम्नलिखित को निरूपित करता है। तो अनुबंध लागत निर्धारण में जो कार्य प्रमाणित होता है वो क्या बताता है? तो ये बताता है आपका कि आपका संविदाकार द्वारा पूर्ण किया गया और प्रमाणित किया गया कार्य है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बजट बनाने में मास्टर बजट में क्या शामिल किया जाता है? तो जब आप बजट बनाते हैं तो मास्टर बजट में क्या शामिल किया जाता है? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रतिगमन प्रवाह सचित्र विश्लेषण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर इसका सही क्रम व्यवस्थित करेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, यहाँ पर बी ए डी सी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भारतीय सांख्यिकी में सुधार के लिए दिए गए सुझावों को वरीयता के सर्वाधिक से न्यूनतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण एक व्यावसायिक गतिविधि कर रहा है जिसमें वह सभी लाभों का आनंद लेता है और सभी जोखिम अकेले ही वहन करता है। आपको क्या लगता है अरुण किस तरह का बिजनेस कर रहा है? तो ये एकल व्यवसाय कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अनादिमान वक्र विश्लेषण की पूर्व धारणाओं से एक धारणा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑर्डिनरी यूटिलिटी। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द एग्जेप्शन ऑफ द इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस? तो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस की ऑर्डिनरी आउटलिटी यूटिलिटी
ये धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकाई या उत्पादन लागत निर्धारण को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सिंगल कॉस्टिंग में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट में यहाँ देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है प्रतिवेदन उपकरण के उपयोग को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका संदेह में है आपका, चलो बी ही इसको मान लेते हैं, बाकी देखते हैं आयोग क्या देता है ऑफिशियल में। प्रबंध में अभिप्रेरणा प्रक्रिया को क्रम में व्यवस्थित करें, तो प्रबंध में अभिप्रेरणा जो होती है, ठीक है, मतलब मोटिवेशन प्रोसेस जो होती है, तो मोटिवेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में भारतीय सांख्यिकी की सबसे महत्वपूर्ण सीमा माना जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण सीमा कौन सी मानी जाती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। शेयर की जब्ती और पुनः जारी करने के लिए घटनाओं का सही क्रम बताइए। तो जब शेयर इशू किए जाते हैं उसका घटनाक्रम पूछ रहा है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग संसाधन का उपभोग करने वाली गतिविधियों के आधार पर उपरिव्यय लागत आवंटन करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा सिद्धांत अनुबंध लागत में लाभ हस्तांतरण और वित्तीय लेखांकन में राजस्व मान्यता के बीच अंतर की व्याख्या करता है, और अनुबंध लेखा का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है वर्ग अंतराल का परिणाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ। नेक्स्ट है कि एक आईटी टीम उच्च संतुष्टि और परिणाम दिखाती है जब प्रबंध उसकी आवश्यकताओं पर विचार करते हैं और उन्हें निर्णयों में सम्मिलित करते हैं, यह दर्शाते हैं। तो यह दर्शाते हैं आपका मानवीय संबंध उपागम, ऑप्शन आपका ए सही होगा। प्रबंध लेखांकन किससे संबंधित होता है, तो ये आपका संबंधित होता है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों से। विज्ञापन की लागत को सामान्य इस वर्ग को वर्गित किया जाता है, तो विज्ञापन की लागत को आप क्या कहेंगे, तो विज्ञापन की लागत को आप कहेंगे बिक्री और वितरण उपरिव्यय, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जस्ट इन टाइम से निकटता से मेल खाता है, तो ये खाता है आपका उत्पादन रणनीति, मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिशुद्धता में सुधार के लिए कौन सी पूर्वानुमान विधि काल श्रेणी के साथ प्रतिगमन विश्लेषण को जोड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, इकोनॉमिक मॉडल्स, अर्थमितीय निर्देशन। GSTIN के पहले दो अंक होते हैं, तो पहले दो अंक क्या बताते हैं, तो पहले दो अंक बताते हैं राज्य कोड को। ये क्या बताते हैं, राज्य कोड को बताते हैं। तब नेक्स्ट है, प्रति इकाई लागत निर्धारण निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यापार और लाभ और हानि लेखे बनाते समय, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बजट पहले तैयार किया जाना चाहिए, तो ये सब बजट दिए हुए हैं, इसमें बताना है सबसे पहले कौन सा बजट तैयार किया जाना चाहिए, तो यहाँ सबसे पहले आपको विक्रय बजट बजट बनाना चाहिए। एक प्रबंधक कर्मचारियों के समय सीमा चूकने पर ध्यान देता है, वह स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करता है, प्रगति निगरानी करता है और दंड लगाता है, कौन सा कार्य लागू किया जा रहा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वो कर रहा है कंट्रोलिंग, नियंत्रण कर रहा है। तो इसका देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। परिसंपत्ति बराबर होती है देनदारी प्लस पूंजी। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम कारोबार की गणना से संबंधित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतिम लेखे में संदिग्ध ऋणों का प्रावधान जो किया जाता है, इसका कौन सा सिद्धांत समर्थन करता है और कौन सा पूर्वानुमान उपकरण भविष्य की उधार बिक्री का अनुमान लगाने में सहायता करता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका रूढ़िवादी
सॉरी, रूढ़िवादी और प्रतिगमन विश्लेषण। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। आप देख रहे होंगे आपका टाइम बचाने का मेन पर्पज रहता है आपको कम समय में ज्यादा ज्ञान दिया जाए, क्योंकि समय का ही सबसे बड़ा मूल्य होता है। समय अवधि के आधार पर आंकड़ों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, कालानुक्रम वर्गीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करें तो यहाँ देखिए इनको मैच करना था। काल श्रेणी विश्लेषण, व्यवसाय पूर्वानुमान, निर्देशांक पूर्वानुमान के सिद्धांत, और सीधा सीधा यहाँ पर देख रहा है। लेकिन निर्देशांक की बात करें यहाँ, तो निर्देशांक खुद ही मिल रहे हैं किससे? ये निर्देशांक जब आप दिखाते हैं तो ये क्या होते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका इसका सी हो जाएगा। ए का पहला हो जाएगा, और बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का सेकंड। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी यहाँ सही हो जाएगा। तो इसकी आप देख सकते हैं पूरा एक साथ नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं अगर आपका पेपर आपके हाथ में है तो। या मैं धीरे धीरे करके इस क्वेश्चन को ऊपर करके आपको दिखाता हूँ। इसके ऑप्शन है, और ये इंग्लिश में, और यहाँ इसके ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक कंपनी विज्ञापन पर व्यय के आधार पर बिक्री का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग करती है। यहाँ विज्ञापन व्यय क्या है? तो यहाँ पर जो विज्ञापन व्यय है वो है स्वतंत्र चर। ऑप्शन आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोटि सह संबंध अधिकतम मान कितना होता है? +1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंध में अभिप्रेरणा प्रत्यय आवश्यक होती है क्योंकि, क्योंकि तो ऑप्शन आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रयासों का संगठनात्मक लक्ष्य के साथ संरेखित करती है। कंपनी द्वारा शेयर निर्गमित जो निर्गमन होते हैं उनका चरण क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्या चरण आ जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो चरण आपको पता ही होंगे। निम्नलिखित की तैयारी में स्थायी परिवर्तित लागत वर्गीकरण का विशेष महत्व है। तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, लचीले बजट में। प्रबंधकीय लेखांकन में तैयार किए गए प्रदर्शन प्रतिवेदन का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट होगा आपका, कंपनी के आंतरिक प्रबंध में सबसे संबंधित नियम के स्रोत के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि आंतरिक व्यवस्था को देखता है। बजट में संशोधन आवश्यक होता है जब मूल बजट निम्नलिखित से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीमियम पर निर्गमन शेयर, छूट पर निर्गमन शेयर, सम परिवर्तन द्वारा ऋण पत्र डिबेंचर का मोचन, खुले बाजार की क्रिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये 12th में सीबीएसई भी देती थी, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। किसको? अपने ही खुले बाजार की क्रिया से, मतलब डिबेंचर का डिडक्शन अब चैप्टर हटा दिया गया है। फिर भी ये इजी है, बाकी से आप डिस्काउंट वगैरह से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल श्रेणी में मौसमी परिवर्तन को मापने के लिए सबसे उपयुक्त विधि की अगर बात की जाए तो वो होती है आपका ऑप्शन डी, आंशिक रूप से प्रगामी और आंशिक रूप से प्रतिगामी। अनुपात से प्रवृत्ति विधि, सॉरी वो गलत लग गया, ये हो जाएगा कौन सा होता है? डी ऑप्शन इसका ये होगा यहाँ, अनुपात से प्रवृत्ति विधि। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति होती है, तो इसकी प्रकृति क्या होती है? इसकी प्रकृति होती है प्रतिगामी। कैसी होती है? प्रतिगामी। इसकी प्रतिगामी होती है। समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकार और उत्तरदायित्व स्थापित स्थापित करने वाला कार्य होता है। तो ये कौन सा कार्य होता है? ऑप्शन आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। आयोजन होता है, ऑर्गेनाइजिंग का ये क्वेश्चन है। प्रबंधकीय प्रतिवेदन मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए तैयार किए जाते हैं। तो ये तैयार किए जाते हैं जनरली, इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, विभिन्न स्तरों पर आंतरिक प्रबंध के लिए। एक काल श्रेणी का घटक जो दीर्घकला तथा ऊपरीवर्ती या अधोवर्ती गति दिखाता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका सी यहाँ करेक्ट होगा, सुदीर्घकालिक प्रवृत्ति दिखाता है। आर्थिक सिद्धांत की कौन सी शाखा संसाधनों के आवंटन से संबंधित होती है? तो ये जो संबंधित होती है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने आफ्टर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा।
सर्च खर्च किए जाने के बाद निर्धारित की जाने वाली लागतों को इस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, आद लागते, हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साझेदारी में साझेदार लाभ को विलेख के अनुसार साझा किया जाता है। कौन सी लेखा अवधारणा नियत करती है कि कौन सा अनुपात साझेदार की पूंजी दक्षता को मापता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से बंद करने के लिए सबसे आसान है। किसको सबसे आसानी से बंद कर सकते हैं? तो सबसे आसानी से बंद पार्टनरशिप फर्म को कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म को आसानी से बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ एक पैसे के रूप में प्रबंध की स्थिति पर बहस की जाती है, क्योंकि। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ए, प्रवेश सांविधिक निकायों द्वारा प्रतिबंधित होता है। जॉब लागत आंकलन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अमानक और पुनरावर्ती उत्पादों के लिए उपयोग की जाने वाली लागत विधि। लिंग या व्यवसाय जैसे कौटिक चरण का विश्लेषण करने के लिए कौन सा सांख्यिकीय उपकरण सबसे उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा काई वर्ग परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, शेयर प्रीमियम लेखा और पूंजी मोचन आरक्षित होते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध को एक पैसे के रूप में योग्य बनाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रबंधकीय लेखांकन के प्राथमिक कार्यों में एक। देखिए यहाँ प्रबंध के ये सभी काम हमने कराए हैं, क्योंकि मैंने लाइव क्लासेस ली थी। ठीक है, अगर हमारी किसी ने एचटेट की क्लासेस देखी हो तो उसमें चैप्टर वाइज हमने ये सब क्वेश्चंस कराए हुए हैं। प्रबंधकीय लेखांकन के प्राथमिक कार्यों में से एक है, तो इसके जो प्राथमिक कार्यों में से एक है वो है बजट की तैयारी और नियंत्रण। एक कंपनी के गठन में चरणों का सही क्रम क्या होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, DBCA। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माप आधार उचित मूल्य अवधारणा के अनुरूप है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय लेखांकन के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यह योजना नियंत्रण और निर्णय लेने में प्रबंध का समर्थन करता है। अर्थशास्त्र की कल्याणकारी परिभाषा तो किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल ने। मैंने आपको इसको बताया था कि ओहो मार्शल चलाकर एक गाड़ी आती थी मार्शल, उस मार्शल को लेके घूम रहे हैं कल्याण करते हुए। बारंबारता बटन में वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? तो जो मध्य बिंदु कहलाता है उसका ऑप्शन होगा आपका बी, क्लास मार्क कहलाता है। प्रत्यक्ष श्रम और कारखाना उपरिव्यय का योग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होगा, ये कहलाती है आपकी रूपांतरण लागत। एक बार इसको देख लेना, ये रूपांतरण लागत होगी या प्रत्यक्ष और कारखाना उपरिव्यय, या ये यहाँ पर निर्मित वस्तु की लागत होगी। एक बार इसको आप चेक कर लेना, इसको मैं अभी ऑप्शन कोई नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बारंबारता बटन के निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बारंबारता बटन के निर्माण का प्राथमिक जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका बी, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एल्टन मियो के हार्थन अध्ययन ने महत्व पर बल दिया है। किस महत्व पर दिया है? डी सही होगा बिल्कुल आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी फर्म का अवगुण है? तो साझेदारी फर्म का अवगुण क्या है? असीमित दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्न में से किस लेखा में सामान्यतः डेबिट शेष राशि होती है? तो डेबिट शेष राशि किस में होती है? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, क्योंकि एसेट हमेशा डेबिट ही होती हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, पढ़ लिए जी। अब इसमें से पूछ रहा है सही कौन सा है, गलत कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ए सत्य है लेकिन ए असत्य है, बी सत्य है। कथन ए असत्य है और बी सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र व्यवसाय से कैसे संबंधित है? यह समझाने के लिए निम्नलिखित को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दो श्रेणी दी हैं आपको, एक तो मैच, दो आपको सूची दी हुई है, दोनों को मैच करना है और मैच करके आप देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी। सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा।
सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, फोर्थ का फोर्थ। तो सीधा सीधा जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दो चर स्थिर अनुपात में बदलते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका रेखीय सहसंबंध इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था, तो ये किसने किया था? एफ टेलर ने किया था। जी हाँ, फ्रेडरिक विंसेलो टेलर ने किया था। पृथक सामग्री 30,000 दी हुई है, 20,000 दी हुई है, 15,000 दी हुई है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका ऑप्शन आप जरूर मुझे बताएं, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। करदेता से तात्पर्य क्या होता है? तो करदेता से जो तात्पर्य होता है वो होता है आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य उत्पाद बजट निम्नलिखित पदों में बताया जाता है, तो किन पदों में बताया जाता है? मात्रा में बताया जाता है कि मात्रा क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों की सूची दी हुई है, आपको इनसे मिलान करना है। आपका ये भी देखिए 11 से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीएसटी से ये मैंने आपको ये सभी क्वेश्चंस कराए हुए हैं। खैर छोड़िए, अब तो आपको एहसास हो गया होगा कि क्लास हमारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन आपका इसका सी हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ए का एक, बी का बी, तीन का तीन, ये इस तरह के ऑप्शन दो क्वेश्चन में आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी कंपनी के लिए वित्तीय विवरण का एक घटक नहीं है? तो यहाँ पर घटक क्या नहीं है? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, बिक्री खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 की परिसंपत्ति है, 2,000 देनदारी है, तो पूंजी क्या हो जाएगी? ये भी आपका अकाउंट इक्वेशन से है। ऑप्शन आपका 8,000 हो जाएगा। ये भी आपकी वही इक्वेशन है क्या, कि आपकी एसेट्स होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या सिद्धांतों के कालानुक्रमिक विकास में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें अगर व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन आपका क्या आएगा? ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि आय को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो कृषि आय को कैसे परिभाषित किया जाता है? कृषि उत्पादकों की बिक्री से और भूमि पे खेती से अर्जित आय होती है। ऑप्शन डी सही होगा। लागत लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो लागत लेखांकन का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है लागत को नियंत्रित करना, निर्णय लेने के लिए सुविधाजनक बनाना। एक साझेदारी में पूंजी पर ब्याज होता है, तो ये फर्म के लिए क्या होता है? एक परिसंपत्ति लाभ, लाभ पर शुल्क या विनियोजित लाभ होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। ये एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। विदेशी व्यापार के तीन मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आयात, निर्यात, पुनः निर्यात। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ती मांग, निवेश और आय के साथ व्यापार चक्र के चरण होते हैं, तो बढ़ती मांग के साथ कह रहे हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। जब कोई व्यवसाय पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाता है तो वह मुख्य रूप से अपना समाज के प्रति कार्य कर रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत अंतर्गत कृषि आय की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। छूट दी गई थी परंतु कुछ मामलों में दर उद्देश्यों के लिए विचार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कौन सी आर्थिक गतिविधियां मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं के उपयोग से संबंधित है? तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कंजप्शन, उपभोग। स्थायी लागतों को निम्नलिखित परिभाषित किया जा सकता है, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस रिसाव के कारण भोपाल त्रासदी हुई थी, जो कि एक प्रसिद्ध औद्योगिक आपदा थी? देखिए ये एक आपका जीके का भी पोर्शन हो सकता है, लेकिन यह इकोनॉमिक्स से ये संबंधित है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर भी मिथाइल आइसोसाइनाइड। बिक्री बराबर किसकी होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बेचे गए माल की लागत प्लस प्रॉफिट, दोनों को जोड़कर बिक्री आती है। साझेदार का पूंजी लेखा क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका। एक प्रबंधक से अपेक्षित विशिष्ट कार्यों का या व्यवहारों को इस प्रकार संदर्भित किया जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रोल्स, भूमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्पादक कार्य व्यक्त करता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? निवेश और निर्गत। 123 का क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका हो जाएगा निवेश और निर्गत के बीच
तकनीकी संबंध। समायोजन प्रविष्टि क्या होती है? तो समायोजन प्रविष्टि क्या होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, खातों के अद्यतन करने के लिए की गई प्रविष्टि। एन एंट्री मेड टू द बिलिंग अकाउंट अप टू डेट, समायोजन एंट्री। नेक्स्ट है आपको, लास्ट है आपका, के मामले में स्वामित्व हस्तांतरण आसान है जबकि के मामलों में यह कठिन है। किसकी बात हो रही है? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। स्टॉक कंपनी के मामले में तो ये हस्तांतरण आसान होगा, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर साझेदारी में, वो कठिन होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कितनी जल्दी आपका पूरा पेपर एनालिसिस कर दिया है, लेकिन आपको लगता है फिर भी, देखिए कुछ आंसर यहाँ पर अलग भी हो सकते हैं। देखते हैं अब आयोग आपका क्या यहाँ पर अलग देता है। तो हमें इंतजार रहेगा कि अब बोर्ड की कब आपकी आंसर की आती है और उससे हम मैच करेंगे। वैसे देखिए, जो भी यूट्यूबर बता रहे हैं आपको, उसमें आपके 2-4 क्वेश्चन ही ऊपर नीचे होते हैं, बाकी वही आपके होते हैं। यहीं से अंदाजा लग जाता है कि किसका सिलेक्शन हो रहा है। वैसे आपके लिए एक अभी टीजीटी का एग्जाम और भी है, उसकी हम तैयारी करा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए जितने भी हमने कराए हैं। और याद रखें कि देखिए, कोई भी आप क्वेश्चन ये ना देखें कि राजस्थान का है, बिहार का है या झारखंड का है। आप जितने भी टीजीटी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं कॉमर्स के, उनको जरूर किया करें। पता नहीं कौन सा क्वेश्चंस कहाँ पर घूम जाता है, क्वेश्चंस वही होते हैं लेकिन अलग अलग राज्य में ये बदलते रहते हैं। तो आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और साथ ही मैं ये भी कहूंगा, प्लीज महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि हमने देखा है वहां पर परेशान होती हुई महिलाएं गर्मी में अपने जो परिवार को छोड़कर जा रही थी, उनके लिए ये एक नौकरी ही नहीं, सम्मान की भी लड़ाई है, तो उनका सम्मान जरूर करें। मिलते हैं नई क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।